हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर आज की पहली न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। देखिए, जब आप लोग वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं आती है तो आप क्या करते हैं? आप 5 साल बाद अपना जो वोट आपने पिछले साल पिछले वाले चुनाव में जिस पार्टी को दिया था, आप उससे बदल करके किसी दूसरी पार्टी के नेता को चुनते हैं, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को वोट दे देते हैं ना। तो ये हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि 5 साल बाद हम अपनी अपनी मर्जी से सरकार चेंज कर सकते हैं, अपना जो एमपी है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसे चेंज कर सकते हैं ना। अब बच्चे, यही चीज़ अगर आप सोचिए कि जब सरकार बनती है लोकसभा में या फिर विधानसभा में, तो सरकार उस पार्टी की बनती है जिसने कि सबसे ज़्यादा सीटें जीती हों। जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा में जो है आपका सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए के पास में है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है एनडीए की है ना। इसी तरीके से राज्यों में भी है कि राज्य में जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट है उसी पार्टी का जो है आपका सरकार भी होती है ना। तो लेकिन बच्चे, कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जिस पार्टी के नेता या फिर जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी के ही लोग या फिर जो अपोजिशन है, उन लोगों को वो सरकार पसंद नहीं आती है, ठीक है। लेकिन उनके पास में एक और तरीका होता है या फिर उनके पास में एक और रास्ता है कि वो अपनी, अगर उन्हें वो सरकार पसंद नहीं आ रही है जो उन्होंने चुनी है या फिर जो वर्तमान में काम कर रही है, वो उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो जो वर्तमान गवर्नमेंट है या फिर वो जो जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उन्हें रिजाइन करना होता है और सरकार जो है आपकी भंग हो जाती है ना। तो ये बच्चे जो है आपका एक प्रोसीजर है जो कि जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास में भी होता है। जो एमएलए होते हैं यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके पास भी पावर होती है। उन्हें 5 साल तक जो है वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है हमारे जैसे, ठीक है। तो आज की जो पहली खबर है वो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताऊंगी कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, कहाँ पर इसका प्रोविजन है, किस तरीके से जो है लाया जाता है, किसके द्वारा ये लाया जाता है। देखिए बच्चे, संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब तक उसे सीधे निर्वाचित सदन में बहुमत प्राप्त हो ना, मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी सरकार बनती है। उसके बाद में आता है आपका एक आर्टिकल, ये है आर्टिकल 75 का थर्ड, ठीक है। जो अनुच्छेद 75 का 3 है बच्चे, ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है यानी कि जो सरकार है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना। ये सभी आपको पता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जो भी सरकार होती है, जो भी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। और अगर लोकसभा में ये जो मेजोरिटी है, अगर वो पार्टी खो देती है तो उसके बाद में उसे क्या करना होता है? रिजाइन करना होता है ना। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि लोकसभा सांसद, जो भी लोकसभा सांसद है यानी कि जो एमपी है, अगर वो अपने 50 साथियों के साथ में मिल करके, उसके 50 साथियों के द्वारा यानी कि एमपी के द्वारा जो है उसमें सिग्नेचर होने चाहिए प्रस्ताव में, तब जो है वो जो एमपी होता है वो लोकसभा में इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है, ठीक है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव आपका पास हो जाता है तो वो जो सरकार है उसे इस्तीफा देना होता है, ठीक है। तो बच्चे, ये जो आपका प्रोसीजर है, हालांकि इस प्रोसीजर को कहीं भी संवैधानिक रूप से जो है आपका लिखा नहीं गया है ना। ये जो आपके लोकसभा की रूल बुक होती है, फिर विधानसभा की रूल बुक होती है, वहाँ पे जो है आपका ये नियम की तरह लिखा गया है ना। लेकिन बाकी किसी भी आर्टिकल में जो है आपका इसका विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये जो है तब लाया जाता है लोकसभा में या फिर विधानसभा में, जब जो सरकार है या फिर जो एमपी है, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है, उनके पास में बहुमत नहीं है, तो वो जो है उनके बहुमत को जांचने के लिए इस तरीके का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, ठीक है। तो बच्चे, यही एक प्रस्ताव जो है हमारे एक इंडियन स्टेट में अभी लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, जिसके कारण वहां पे जो एक्टिंग अभी जो वर्तमान सीएम थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेट है ये है मणिपुर। मणिपुर की जो है आपकी न्यूज़ है, यहाँ पे बच्चे जो वर्तमान सीएम थे इनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया है यहाँ के जो गवर्नर है वर्तमान अजय कुमार भल्ला को, ठीक है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा है। अविश्वास प्रस्ताव के पहले बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि मणिपुर जो है स्टेट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपना रेजिग्नेशन जो है इन्होंने यहाँ के गवर्नर को दिया है, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या दोबारा से ये बनते हैं या
फिर दोबारा से किसी और व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है आने के बाद में यहाँ पे क्या सरकार जो है अभी भी मेजोरिटी में है या फिर माइनॉरिटी में आ गई, इस तरीके से चीज़ें जो है हम कंटिन्यूस इस पर नज़र रखेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जो सीएम है मणिपुर के एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया है। ठीक है, और अगर नए सीएम की नियुक्ति होती है तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे जो वर्तमान गवर्नर है इनका नाम याद रखना, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, इनका नाम है। और यहाँ से एक स्टार्टिंग क्वेश्चन भी आपका बनेगा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस्तीफा दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है उस राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगला जो है एक और स्टेट है हमारा, और इस स्टेट की जो न्यूज़ है यहाँ पे देखिए बच्चे, स्टेट की न्यूज़ के बारे में आप लोगों को पता है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री, है ना। जैसे आपका केंद्र सरकार का जो मुखिया है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसी तरीके से राज्य का जो मुखिया है वो उस राज्य का सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब इसी में आपका एक स्टैटिक का प्रश्न आता है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा सीएम है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ठीक है, सबसे लंबा यानी कि उनका जो टेन्योर है वो सबसे लंबा रहा है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है बच्चे, पवन कुमार चामलिंग का। सिक्किम के सीएम रहे थे ये लगभग जो है 24 सालों तक, 24 साल और 165 दिनों तक। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो रिकॉर्ड है ये है नवीन पटनायक के नाम पे। इन्होंने जो अपना रिकॉर्ड होल्ड किया है बच्चे ये है 24 साल का और 99 दिनों का। ठीक है, तो ये दोनों जो है ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे देश के राज्यों में सबसे लंबे समय तक रहने का जो है इनके नाम पे रिकॉर्ड है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो हम स्टेट की बात करने वाले हैं वो नवीन पटनायक का स्टेट है। अभी 2024 तक नवीन पटनायक की सरकार यहाँ पे थी, बीजू दल यूनाइटेड, है ना, उसकी जो है यहाँ पे सरकार थी। लेकिन अभी जो है 2024 के लास्ट में यहाँ पे चुनाव हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ और नवीन पटनायक की सरकार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी है। तो अधिकतर आप लोग देखेंगे कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो पुरानी सरकार के द्वारा जो स्कीम लाई जाती है या फिर जो नियम बनाए जाते हैं, अधिकतर नई सरकार के द्वारा कोशिश की जाती है कि पुरानी सरकार की जो नियम बने हुए हैं, जो स्कीम लाई गई हैं, उनको जो है वो या तो नए नाम से लॉन्च कर देंगे या फिर उन योजनाओं को खत्म कर देंगे, है ना। तो यही यहाँ पे भी हुआ है। उड़ीसा में अभी वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने नवीन पटनायक सरकार की एक पुरानी स्कीम थी, उसी स्कीम का एक कह सकते हैं कि नए नाम से उसे रीलॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है स्कीम के बारे में आपको बताऊंगी जो आपको याद रखना है। भाजपा सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू की गई अम्मा ओडिशा नवीन योजना। ठीक है, अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा ये जो है पुरानी स्कीम थी। इस योजना की जगह अब जो है बीजीबीओ योजना की घोषणा की है। अब बस यही हमारी न्यूज़ है कि बीजीबीओ योजना क्या है, कौन सी राज्य के द्वारा लाई गई है। तो बच्चे अभी वर्तमान में उड़ीसा के जो सीएम हैं इनका नाम है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। इनके द्वारा राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास परियोजना, ठीक है, परियोजनाओं के लिए विकासशील गांव विकासशील ओडिशा बीजीबीओ योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखना कि बीजीबीओ योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है, विकासशील गांव विकासशील ओडिशा इस स्कीम का नाम है। ये जो पुरानी स्कीम चल रही थी उसको जो है एक तरीके से रीलॉन्च आपकी सरकार के द्वारा किया गया है। तो उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उनके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। बाकी नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि विकासशील गांव, इसका मतलब जो रूरल डेवलपमेंट है उसको लेकर के जो है आपकी स्कीम है। इस योजना के क्रियान्वयन से गांवों और कस्बों के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाएं मिलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो गांव है, यहाँ का जो गांव है, रूरल ओडिशा है, उसको डेवलप्ड करना जो है इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सीएम है मोहन चरण मांझी, उनका नाम याद रखिएगा। और इससे पहले जो सीएम थे नवीन पटनायक, उनके नाम पे बच्चे एक रिकॉर्ड है ना। तो ये जो है दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम थे किसी भी भारतीय राज्य के। और पहले नंबर पे अभी रिकॉर्ड किसके नाम पे है, ये है पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के थे। ठीक है, तो दोनों का ही फिलहाल नाम याद रखिएगा। स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और करंट का बनेगा आपका यहाँ से। ठीक है, अगली जो आपकी खबर है
खबर से पहले एक इतिहास में आप लोगों ने बच्चे दिल्ली सल्तनत तो पढ़ा हुआ है सभी ने ना। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो तो भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके फेज़ हैं, चरण हैं, उनमें से एक चरण आता है आपका दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत में एक राजा हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम याद करिए, नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न ये आता है कि उस राजा का नाम बताइए जिसकी हत्या चौगान खेलते खेलते हुई थी, है ना। हत्या कह दिया गलती से, मृत्यु, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते खेलते हुई थी, है ना। तो ये बच्चे आपका जो चौगान है ये आज का पोलो है ना। चौगान जो है ये आज का जो पोलो होता है ना, वो स्पोर्ट जो है पहले चौगान कहलाता था। तो चौगान खेलते खेलते जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। अब चौगान जो है आज हम चौगान तो नहीं कहते हैं, आज हम उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में उसे जो है पोलो कहा जाता है, ठीक है। और आपको बच्चे ये जानना होगा कि पूरे विश्व भर में आज जो खेल पोलो के नाम से जाना जाता है, इस मॉडर्न पोलो की शुरुआत जो है एक भारतीय राज्य से हुई है, ठीक है। और ये भारतीय राज्य कौन सा है, ये है आपका मणिपुर, ठीक है, जिसकी खबर हमने सबसे पहले पढ़ी थी। तो चीज़ों को रिलेट करना आपको आना चाहिए। अगर इस सेशन में एक ही स्टेट से रिलेटेड मैं दो न्यूज़ बता रही हूँ तो दोनों न्यूज़ आपको एक साथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले जैसे हमने मणिपुर की खबर पढ़ी कि एन बीरेन सिंह जो कि सीएम है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो अगली खबर आपकी आ रही है, हालांकि स्पोर्ट्स से है लेकिन ये भी आपकी मणिपुर से है, ठीक है। तो बच्चे मणिपुर में जो है आपका जो पोलो है, मॉडर्न पोलो, उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे पोनी होती, पोनी यानी कि जो यहाँ पे घोड़े की एक नस्ल पोनी है ना। तो ये यहाँ पे बच्चे आपका जो है मणिपुरी पोनी, उनको बचाने के लिए यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ पोलो को डेडिकेटेड होते हैं। पोलो को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ की सरकार के द्वारा, ठीक है, ताकि यहाँ का जो गेम है, जो पारंपरिक खेल है वो बचा रहे, ठीक है। तो अभी जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है कि एक टूर्नामेंट है, एक चैंपियनशिप है, आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे कौन सी टीम जीती थी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे है आपका मणिपुर में DGAR पोलो चैंपियनशिप 2025, DGAR पोलो चैंपियनशिप 2025 इसका समापन हुआ है। सीएम बीरेन सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया है। जब ये पहले सीएम था, अभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना, उससे पहले की न्यूज़ है। तो यहाँ पे इस चैंपियनशिप में मणिपुर पुलिस पुरुष पोलो टीम, इन्होंने पुरुष की जो टूर्नामेंट है वो मणिपुर पुलिस के द्वारा जीता गया है। और महिला पोलो टीम जो है उसमें जीती है आपकी असम राइफल की, ठीक है। तो असम राइफल महिला पोलो टीम ने DGAR पुरुष और महिला पोलो चैंपियनशिप 2025 जीत लिए हैं, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप याद रखिएगा कि जो DGAR चैंपियनशिप है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका पोलो से रिलेटेड है और ये आपका एक नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है, ठीक है। हम लोग बहुत कम बच्चे पोलो के बारे में पढ़ते हैं ना, हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रियता भी नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक स्टेट हमारे देश का ऐसा है जो कि पोलो की चैंपियनशिप पे, जो कि पोलो को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट करता है। और अभी जो यहाँ पे सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने एक और घोषणा की है। उन्होंने कहा है, देखिए, मुख्यमंत्री ने बताया कि मणिपुर ने मुख्यमंत्री संगोल कांगजेई चैंपियनशिप शुरू की है, जो कि एक स्वदेशी पोलो टूर्नामेंट है जिसका उद्देश्य पोलो के पारंपरिक रूप से संगोल कांगजेई को संरक्षित और बढ़ावा देना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि बहुत जल्दी जो है यहाँ पे एक और चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होगा संगोल कांगजेई, ठीक है। संगोल कांगजेई बच्चे, ये जो नाम है ना, ये जो है कहा जाता है यहाँ पे पोलो को, यानी कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल पोलो खेला जाता था उसे जो है संगोल कांगजेई कहा जाता था, ठीक है। और मणिपुर में थोड़ा सा जो घोड़े हैं मणिपुरी पोनी से खेला जाता है और दूसरा उसमें जैसे अभी तो आप पोलो में देखेंगे तो एक पोलो स्टिक का इस्तेमाल होता है ना। लेकिन यहाँ पे मणिपुर के लोग जो है, जो बांस की गेंद होती है, बांस की जो जड़ है उसकी गेंद बना करके जो है इस तरीके से अपने पारंपरिक तौर से इसे खेलते थे। और यहाँ पे इसे क्या कहा जाता था, यहाँ पे इसे मणिपुरी शैली का जो पोलो है इसे पाना कहा जाता था, ठीक है। एक हथौड़ा और बांस की जड़ की गेंद का इस्तेमाल किया जाता था। खेल जो कि टट्टू पे है ना, मणिपुरी पोनी जो है उस पे इसे खेला जाता था, तो उसे यहाँ पे जो है पाना कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और बच्चे, मणिपुर में जो स्टेट स्पोर्ट्स है, हालांकि ऑफिशियल जो है ये मुझे कहीं पे भी नहीं मिला कि मणिपुर का ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट्स ये है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस तरफ इशारा करते हैं कि ये जो आपका खेल है संगोल कांगजेई, ये जो है मणिपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है। और मणिपुर के जितने भी बाकी जो पारंपरिक खेल है,
ट्रेडिशनल खेल है उनमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है आपका संगोल कांगजेई। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, संगोल कांगजेई जो है ये मणिपुर में खेला जाने वाला क्या है, पोलो का एक रूप है ना। और जो मॉडर्न पोलो आप लोग देख रहे हैं अभी दुनिया भर में जो जिसे खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है इसी का एक ड्राइव फॉर्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है जहाँ पर कि पोलो इस तरीके से विकसित हुआ है और आज यहाँ की सरकार इसको कंजर्व करने के लिए, इसके संरक्षण के लिए इस तरीके के चैंपियनशिप करवा रही है। ठीक है, तो याद रहेगा अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान और मणिपुर का पोलो। ठीक है, तो मणिपुर का पोलो याद रखना और चैंपियनशिप आपकी यहाँ पे हुई है, यहाँ पे चैंपियनशिप है। नाम थोड़ा सा इसका बच्चे ख्याल करना, DGAR पोलो चैंपियनशिप है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी टीम जीती है, मणिपुर पुलिस टीम मेंस पोलो जीती है और जो असम राइफल की टीम है इन्होंने वुमेन्स पोलो जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चे। अगली खबर पढ़ने से पहले आपको दिख रहा है कि स्टेट से रिलेटेड है, अगला भी कोई राज्य है। इस राज्य के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आप लोगों को गैस करना है कौन सा राज्य है। ठीक है, इस राज्य की राजधानी है चेन्नई। इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इस राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। तो कौन सा राज्य है ये, तमिलनाडु। ठीक है, यह है आपका तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, 1956 में स्टेट बना है। वर्तमान में CM यहाँ पे MK स्टालिन है और राज्यपाल जो है यहाँ पे RN रवि हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हैं MK स्टालिन, लेकिन यहाँ पे जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इनका नाम भी समथिंग U स्टालिन है। तो उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक इनोग्रेशन किया है, क्या नाम है इनका, उदयनिधि स्टालिन है ना, उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे बच्चे इन्होंने, इस जगह का नाम है कंबर सामपेटे में एक पक्षी पार्क का उद्घाटन किया है। लगभग 4 एकड़ में फैले हुए इस पक्षी उद्यान में तमिल संगम परिदृश्यों के अनुसार वर्गीकृत पक्षी और 7D थिएटर जैसे आकर्षण हैं। ठीक है, तो मतलब एक कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आधारित जो है एक पक्षी पार्क बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कि 7D थिएटर भी है। यहाँ पे जो है बहुत सारी कैटेगरीज जो है बर्ड की, उसके अकॉर्डिंग जो है पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो एक जो है बर्ड पार्क बना है कहाँ पर, कंबर सामपोटे तमिलनाडु में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ के उप मुख्यमंत्री U स्टालिन के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है वो एक योजना से रिलेटेड है, तो पहले हम योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बच्चे अगर ऑब्जर्व करते हैं कि आपके आसपास सरकारें कर क्या रही हैं, ठीक है, या फिर उसे वोट देने से मतलब है तो तब नहीं देखते होंगे आप लोग, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा अवेयर बच्चा होगा, जिसको ये जानने की इच्छा होगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सरकारें जो कहती हैं वो कितना करती हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आपके आसपास जो है हर डिस्ट्रिक्ट पे, वैसे ज़रूरी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट पे, लेकिन फिर भी बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपका अधिकतर राज्यों में आपको एक सेंटर मिलेगा। ठीक है, और सेंटर का नाम होगा आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर जो है ये क्या काम करते हैं, ये लोगों को कौशल देने का काम करते हैं, लोगों को स्किल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो आपके काम होते हैं वो सिखाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सिखा दी, जैसे कि शोल्डिंग वगैरह ये चीज़ें सिखा दी, लड़कियों में जो है ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, सिलाई की ट्रेनिंग, इस तरीके से जो है बच्चों को ट्रेन करने का काम जो है सेंटर करते हैं। ठीक है, और ये योजना जो है ये लॉन्च हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कौशल भारत कार्यक्रम के लिए लगभग 8,800 करोड़ रुपए का जो है परिव्यय है। ठीक है, तो ये बच्चे इस स्कीम के बारे में है, 2015 में आपकी लॉन्च हुई थी। अभी वर्तमान में न्यूज़ क्या है कि सरकार ने इसे और एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम को जो है थोड़ा सा और बढ़ाया गया है और 2025-26 तक जो है इसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखना बच्चे। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय क्षेत्र की योजना कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन कर इसका विस्तार 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक है, और अभी जो है आप लोग देखेंगे इसके लिए जो रुपए सरकार ने दिए हैं 8,800 करोड़ रुपए का एक तरीके से इसके लिए आउटले दिया हुआ है अभी वर्तमान सरकार ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 2025-26 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इस प्रकार की खबरों से इतना आता है आपका कि कब तक एक्सटेंड किया है, तो ये आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, 25-26 यानी कि इस साल भी और अगले साल भी आपकी ये योजना चलेगी। ठीक है, उसके बाद में अच्छा अगर परफॉर्म होगा तो सरकार इसे और ज़्यादा कंटिन्यू करेगी, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कौशल भारत परियोजना।
अगला जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है बेसिकली। ठीक है, तो ये बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके बारे में आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस संस्था के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से कि किस तरीके से काम करती है, किसके लिए काम करती है। ठीक है, तो पहले तो इंस्टीट्यूट का नाम देखते हैं। इसका नाम है NCSK। ठीक है, NCSK। NCSK क्या है? NCSK मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उसके पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, देखिए हमारे देश में बहुत सारे एक्ट है ना, बहुत सारे अधिनियम हैं, हर सेक्टर में जो है अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। तो बच्चे एक कानून जो है 2013 में बना था, इस कानून का पूरा नाम है मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उसके पुनर्वास अधिनियम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है अधिनियम है। नाम समझ में आ रहा होगा कि क्या काम करेगा अधिनियम। बेसिकली बच्चे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स मतलब कि हाथ से मेला ढोना है ना, हाथ से मेला ढोने वाले आप लोगों ने लोग भी देखे होंगे, आप लोगों को पता है कि एक्टिविटी हमारे देश में आज भी होती है, क्योंकि हमारी जो है हमारे पास इतनी मशीनें नहीं है कि मशीन से जो है सारा का सारा सीवर साफ हो जाएगा, है ना। तो कई लोग जो है अपने आप को इस काम में जो है अभी भी मतलब ना चाहते हुए भी ये काम करते हैं, उनको जो है एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में, है ना। तो ये बच्चे जो आपका काम है, ये अगर किसी मानव गरिमा की तहत उससे देखेंगे, आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल भी गरिमापूर्ण कार्य नहीं है ना। हालांकि कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी दूसरे इंसान का मल ढोना वो जो है गरिमापूर्ण कार्य तो नहीं है ना, आपको भी पता है। तो बच्चे इस काम को जो है एक तरीके से या तो पूरी तरीके से मशीनीकृत हो जाए, पूरी तरीके से जो है मशीनों को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया जाए, या फिर वो जो लोग हैं उनको उनकी गरिमा के बदले अगर किसी तरीके का पुनर्वास दे सके सरकार, तो वो देने के लिए जो है आपका 2013 में ये एक्ट आया था। ठीक है, और इस एक्ट को लागू करने के लिए एक एजेंसी बनी थी, उस एजेंसी को कहा जाता है NCSK। ठीक है, तो ये NCSK जो है वो वाली एजेंसी है। ठीक है, अब क्या हुआ है बच्चे, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत 1994 में स्थापित पहला NCSK 2004 तक एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, 2004 तक, 2004 तक। उसके बाद क्या हुआ, आयोग एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। NCSK के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके M वेंकटेशन। ठीक है, अब 2004 में बच्चे क्या हुआ कि ये जो अधिनियम है ना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, ये आपका खत्म हो जाता है 2004 में। उसके बाद में जो NCSK है ये जो है एक गैर वैधानिक आयोग के रूप में काम करने लगता है ना। मतलब कि अब एक्ट ही नहीं है तो कहाँ से वैधानिक हो जाएगा। कोई भी संस्था तब वैधानिक होती है जब उसके पीछे कोई ना कोई कानून हो, एक्ट हो, है ना। तो ये बच्चे जो है आपका ये जो आपका आयोग अधिनियम है 1993 का, ये आपका खत्म हो गया था। उसके बाद में 2004 में इसने भी गैर वैधानिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। तो अभी वर्तमान में आपकी न्यूज़ आई है, या फिर सरकार ने जो है एक डिसीजन लिया है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, इसके कार्यकाल में 3 साल का विस्तार मंजूर किया है और इसे वैधानिक दर्जा देने की मांग की है। ठीक है, तो बेसिकली 2004 के बाद से ये जो कमीशन है ये पूरी तरीके से जो है गैर वैधानिक है, मतलब कि बिना किसी कानून के काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जाकर के सरकार ने इसे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 3 साल तक जो है इसका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाएगा और ये जो है अब बहुत जल्दी फिर से वैधानिक हो जाएगा। तो बेसिकली दोबारा से वैधानिक कैसे होना है, दोबारा से जो है कोई ना कोई एक्ट लाया जाएगा, कोई ना कोई संशोधन होगा, है ना। तो बेसिकली आपको बच्चे थोड़ा सा इसका नाम याद रखिएगा, NCSK आपको पूछा जाएगा। तो NCSK जो है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इसका पूरा नाम है। और अभी जो है इस कमीशन को, इस पूरे आयोग को जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और फिर इसे जो है वैधानिक होने की मांग भी जो है की गई है। तो वैधानिक दर्जा तो सरकार ही देगी, इसके लिए कोई ना कोई एक्ट बनाना होगा, कोई ना कोई कानून बनाना होगा। अभी फिलहाल 2004 के बाद से ये बिना किसी कानून के काम कर रहा है ना। 1994 का एक्ट था, वो 2004 में आपका खत्म हुआ है। ठीक है, ये बच्चे याद रखिएगा। अगली न्यूज़ डायरेक्ट आई है यूपी से। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो है महाकुंभ के कारण चर्चाओं में है ना। तो महाकुंभ से ही रिलेटेड भी कह सकते हैं या फिर प्रयागराज से रिलेटेड कह सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 से लेकर के 18 फरवरी तक, और इस फेस्टिवल का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। ठीक है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल जो है ये आपका होगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 16 से लेकर के 18 फरवरी तक।
अगली आपकी जो न्यूज़ है बच्चे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हिंसाएं दिख रही हैं फोटो में, तस्वीर में, है ना। बहुत सारी हिंसा हो रही है, लेकिन ये कहीं इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। और इंडिया से बाहर बहुत दूर नहीं है, ये है बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो है सरकार के खिलाफ या फिर अशांति जो आपकी कंटिन्यू हुई थी पिछले साल, वो जो है अभी फिर से जो है उसने उग्र रूप ले लिया है। और दोबारा से वहाँ पे जो है इस तरीके के टेरर अटैक जो है, टेररिटिक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस तरीके की इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश के गाजीपुर में 4 दिनों से बढ़ती अशांति और हिंसा के जवाब में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट जो है शुरू किया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन शुरू हुआ है डेविल हंट, जिसमें क्या किया जाएगा, जो भी लोग इस प्रकार की इंसर्जेंसी में जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उसमें इन्वॉल्व है, बस उन्हें जो है पकड़ करके गिरफ्तार करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन डेविल हंट आपको याद रखना है, बांग्लादेश के गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला बच्चे एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है जितने भी अभी आपके चाहे फूड से रिलेटेड है या फिर बाकी जो एप्लीकेशन है जो हमारी सहूलियत के लिए बने हैं, हमारा समय बचाने के लिए बने हैं, जैसे कि आपका जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, है ना। तो ये जो बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन है, इनकी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, है ना, कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड 2024 में लोगों ने किसे किया। तो एक रिपोर्ट जो है बताती है, सेंसर टावर जो है प्रकाशक है, सेंसर टावर के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में खाद्य और पेय श्रेणी में जेप्टो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन बन गया है। ठीक है, तो दूसरा ये है, तो पहला कौन होगा, पहला है मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड पहले स्थान पर है, जोमेटो जो है 5वें स्थान पर है, स्विगी आपका 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें हमें किसका याद रखना है, बेसिकली जो इंडियन ऐप है ना उन्हें याद करेंगे। तो इंडियन ऐप में आपका जेप्टो है जो कि दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपका मैकडोनाल्ड है। ठीक है, फूड कैटेगरी में। तो ये बच्चे आपकी रिपोर्ट आई है, ये देखिए आपका मैकडोनाल्ड है, जेप्टो है, KFC है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, जोमेटो है, बर्गर किंग है, क्रैब है, आपका ऊबर ईट्स है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट 10वें पे है। ठीक है, ये दोनों तो क्या है, कॉम्पिटिटर, जेप्टो और ब्लिंकिट। तो जेप्टो जो है आपका ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपका मैकडोनाल्ड है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक रिपोर्ट की रैंकिंग। चलिए बच्चे, आज का सेक्शन भी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, छोटी छोटी खबरें रही, जो बड़ी बड़ी खबरें रही, या फिर नई चीज़ जो आपने आज पढ़ा है एक कमीशन के बारे में। ठीक है, सफाई कर्मचारी कमीशन, उसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बारे में जो सरकार ने डिसीजन लिया है उसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, ज़रूर लिखना कि कौन कौन सी खबरें आपको याद रह गई। ठीक है, जो नहीं याद रखे दोबारा से देख लेना। आपको पता है कि PDF मिलती है हमारे एप्लीकेशन पे, है ना। तो जो फिलहाल अभी याद रह गए सेशन खत्म होते होते, उन्हें जो है जो याद है आपको आग बंद करके लिख देना है, 1 2 3 4, या फिर जो भी आपको आगे पीछे भी याद है, बस जो याद है वो लिख देना। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।